हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम जीएसटी के चैप्टर को कवर कर रहे थे जो कि हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स बुक का चैप्टर नंबर 30 था। एक सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी कुछ ही देर पहले। ये सेकंड सेशन है। लगभग 24-25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे के लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है आपको। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द मेन रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू। जीएसटी काउंसिल क्या काम करती है, उसका क्या रोल है? तो जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करती है कि हमारी जो जीएसटी के स्लैब्स हैं, वो टैक्स की जो डिफरेंट रेट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, किस किस आइटम्स के ऊपर किस किस कौन कौन सी रेट्स लगेंगी, और कौन से ऐसे आइटम होंगे जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होंगे। और जीएसटी के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो रूल्स बनाने का काम करती है जीएसटी काउंसिल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, रिकमेंडेड टैक्स रेट्स, एग्जम्पशंस एंड रूल्स अंडर जीएसटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी? ये समझने की चीज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ए एक पर्सन है, उसने 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपीज का कोई मार्केट से जो प्रोडक्ट है या मेटल है वो बाय किया। तो उसने इसके ऊपर कितनी जीएसटी पे की होगी? उसने इसके ऊपर जीएसटी पे की सपोज 18%। कितनी पे की? 18%। अब 18% इसके ऊपर 18 रुपीज ही बन गई होगी। उसने इस प्रोडक्ट को प्रोसेस किया। उसने इस प्रोडक्ट को क्या किया? प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद आगे इसने बी पर्सन को सेल कर दिया। बी पर्सन को सेल कर दिया। कितने में सेल किया? इसने 200 में सेल कर दिया। अब 200 पर भी जो जीएसटी लगेगी, फॉर एग्जांपल 18% स्लैब के अंदर आता है, 18% लगेगी। और 18% कितनी हो जाएगी यहां पर आपकी? 36 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, 36 रुपीज हो जाएगी। अब देखिए ये 100 रुपीज के ऊपर 18% जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका है जब इसने 100 रुपीज का माल मार्केट से बाय किया था। इसकी पॉकेट से कितने जा चुके हैं? 18 रुपीज जा चुके हैं। अब इसी ने इस प्रोडक्ट को प्रोसेस किया और आगे 200 में सेल किया। तो जब 200 में सेल करेगा तो इससे क्या करेगा? जीएसटी कलेक्ट करेगा। इससे क्या करेगा? जीएसटी कलेक्ट करेगा। कितनी कलेक्ट करेगा? 36। ठीक है, कितनी कलेक्ट करेगा? 36। अब 36 इसको पे करनी है गवर्नमेंट को, जिसमें से ये 18% यानी कि 18 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। 18 रुपीज क्या है? ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अब 18 रुपीज का इसको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि एग्जेम्प्टेड डिडक्शंस मिल जाएंगी इसको। तो अब इसको जब इसने 200 में सेल किया इस प्रोडक्ट को आगे, तो अब जो बाकी के 18 है ना, वो बाकी के 18 ही पे करने हैं। यानी कि जो इसकी पॉकेट से गया था वो इसकी पॉकेट के अंदर क्या आ गया? वापिस आ गया। ठीक है, बस जो एक्स्ट्रा वैल्यू इसने जनरेट की है उस एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर ही एक्स्ट्रा जो जीएसटी बन रहा है वही इसकी पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या मिल गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। अब ऐसे समझ लो, और सिंपल कर देता हूं। ए पर्सन है, ए ने 100 रुपीज का मार्केट से माल बाय किया है, इसके ऊपर इसने 18 रुपी पे कर दिया। ठीक है, अब इसने बी को सेम टू सेम माल 100 में ही सेल कर दिया मान लो। तो अब बी इसको क्या करेगा? 18 रुपीज क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। तो 18 इसकी जेब से जा चुका है ना, अब 18 वापस कलेक्ट कर लिए किससे? बी से। तो ये जो बी से कलेक्ट किए हैं अब इसको वापस से
रीपे करने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को, ये इसको डिडक्शंस के फॉर्म में मिल जाएंगे क्योंकि इसकी इसकी जो पॉकेट से है ऑलरेडी पे हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे, डिडक्शंस ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है भाई, जो मेरी आउटपुट पर टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसमें से, अब जैसे मान लो मार्केट में मुझे अब जो जीएसटी पे करना है वो कितना है और ऑलरेडी मैं कितना पे कर चुका हूं, तो जितना मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर पे कर चुका हूं वो मेरे में से माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट होगा वही मुझे पे करना है, और जो रिमेनिंग जो माइनस हुआ वो मेरा क्या कहलाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाया। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है भाई, ठीक है। यानी कि जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके डिडक्शंस मिल गई, वो डिडक्शन मिलना ही क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स से क्रेडिट कहलाएगा। वो डिडक्शंस किसके ऊपर मिली आपको, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, सेल करना। इनपुट का मतलब क्या हो गया, जब आप बाय करके लेकर आए थे, ठीक है। चलिए, इन जनरल हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी, जीएसटी कौन पे करता है। मैं ये नहीं कह रहा किससे चार्ज किया जाता है, चार्ज तो कंज्यूमर से किया जाता है, यानी कि जो बायर है उससे चार्ज किया जाता है। पे कौन करता है, तो जिसने कलेक्ट किया है, और कलेक्ट कौन करता है, जिसने माल सप्लाई किया है, तो सप्लायर पे करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी इज लायबल, जीएसटी लायबिलिटी फॉल्स ऑन। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हु पे जीएसटी, हु पे जीएसटी, अब कौन पे करता है, अभी आपने आंसर दिया था सप्लायर। कौन पे करता है भाई, जीएसटी, सप्लायर। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल किसका है, मैं इंपोर्ट करता हूं, ठीक है। अब मैंने इंपोर्ट कहां से किया है, एक्सपोर्टर से। एक्सपोर्टर कौन है, मान लो मैंने यूएसए से किया है, यूएसए से क्या किया, इंपोर्ट। तो ये जो यूएसए वाला पर्सन है इसके ऊपर जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, भाई ये क्यों जीएसटी पे करेगा, ये हमारी कंट्री के अंदर है ही नहीं। तो पे कौन करता था, सप्लायर करता था, और ये सप्लायर हमारी कंट्री से बिलोंग ही नहीं करता, तो ये जीएसटी क्यों पे करेगा, ये तो जीएसटी नहीं पे करेगा। तो अब यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, सप्लायर से यानी कि बेचने वाले से जीएसटी कलेक्ट करते थे, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगा। तो नाम में क्या है, रिवर्स चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, अब किससे चार्ज करेंगे हम, तो अब हम जिसने इंपोर्ट किया है, जो इंडिया के अंदर इंपोर्टर है, जिसने विदेश से माल मंगवाया है, अब जीएसटी उस अमाउंट के ऊपर कौन पे करेगा, इंपोर्टर्स। तो इंपोर्टर्स के केस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के केस में, जब इंपोर्टर जीएसटी पे करता है तो वही क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस केस में कौन लायबल होगा, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन स्पेसिफाइड केसेस। और स्पेसिफाइड केसेस कौन से होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केसेस में, ठीक है। इंपोर्ट के केस में व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द मोस्ट स्टेट्स। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीएसटी किनको पे करनी होती है, तो ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे बिजनेसमैन जिनका सालाना जो टर्नओवर है यानी कि टोटल सेल जो है वो 20 लाख या 20 लाख से अधिक है, उनको जीएसटी पे करना मैंडेटरी है, उनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आपकी जो सेल और टर्नओवर है 20 लाख से कम की है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं और मेरा अगर एनुअल जो सेल है, टर्नओवर है, वो 20 लाख से कम होती है तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो अगर रिवेन्यू है 20 लाख से ऊपर का जा रहा है तो मुझे जीएसटी पे करनी होगी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होगा। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस भी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर कोई भी पर्सन या बिजनेसमैन
ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसकी जो सालाना टर्नओवर है 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी पे भी करनी पड़ेगी। और अगर वहां पर जो टर्नओवर है, सेल है 10 लाख से कम है, तो जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द मोस्ट स्टेट्स? मोस्ट स्टेट्स कहोगे तो 20 लाख। बिजनेसेस विद द टर्नओवर बिलो द 20 lakhs आर एग्जेम्प्टेड। फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, द लिमिट इज 10 लाख। तो ये एक्सेप्शनल केस भी आपको याद रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेज एट द अर्लीस्ट ऑफ, यानी कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज हो जाती है? तो जैसे ही एक सप्लायर माल सेल कर देता है, उसके गोदाम से माल निकल जाता है, उसकी शॉप से माल निकल जाता है, जैसे ही वो बिल जनरेट कर देता है, ठीक है, जैसे ही उसको पेमेंट कलेक्ट हो जाती है, तो तुरंत लायबिलिटी बन जाती है जीएसटी पे करने की। तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज हो जाती है? अर्लीस्ट ऑफ द सप्लाई कंप्लीशन, इनवॉइस इशुएंस और द पेमेंट रिसिप्ट। जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी तो आपको जीएसटी पे करनी होगी। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स? जीएसटी रिटर्न किसको फाइल करनी चाहिए? तो जीएसटी रिटर्न्स उन बिजनेसमैन को फाइल करनी चाहिए जिनका जो टैक्स है वो ज्यादा कटा हुआ है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो हर एक जो पर्सन है जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन सभी को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। यानी कि जिनका भी धंधा 20 लाख से ऊपर का है, उनको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 फॉर बिजनेसेस विद टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज। इसका मतलब एक सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिनका टर्नओवर 1.5 लाख है, सॉरी 1.5 करोड़ है, उनको जो जीएसटी में जो फाइल करना होता है, उनको GSTR1 फॉर्म फाइल करना होता है। 1 से 6 तक ये चीजें होती हैं, 7 तक ये चीजें होती हैं। तो GSTR1 फॉर्म फिल करना होता है। वो कितने दिन के अंतराल पर, कितने गैप के ऊपर फाइल करना होता है? तो क्वार्टरली। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो उनको क्वार्टरली जीएसटी पे करनी होती है और उनके द्वारा जो फॉर्म फिल किया जाता है वो फिल किया जाता है GSTR1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन डिलेड जीएसटी पेमेंट इज। सपोज कि मुझे एक फर्स्ट क्वार्टर में जीएसटी पे करना था, लेकिन मैंने जीएसटी पे नहीं किया, हो सकता है मेरे पास कैश ना हो, पेमेंट ना हो, और वो जीएसटी मैंने नेक्स्ट क्वार्टर में फाइल किया, लेट फाइल की, तो क्या मुझे उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी? यस, पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको उस अमाउंट के ऊपर, अनपेड अमाउंट के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, वो भी 18% पर एनम की रेट से। तो 18% पर एनम की रेट से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। Which of the following is the key advantage of GST in India? इंडिया के अंदर जीएसटी का की एडवांटेज क्या है? यानी कि जीएसटी को लागू किया गया तो उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा यही हुआ कि जो डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको जोड़ दिया गया, उन सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स ले आए। ठीक है, तो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। पहले अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे, हर स्टेट के अंदर उनकी रेट्स अलग होती थी, तो बिजनेस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था। बिजनेस में कम ध्यान रहता था, टैक्स पे करने में ज्यादा ध्यान रहता था कि कौन सा टैक्स कितना, क्या बना है, कैसे बना है। गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही सिरदर्द था। तो जीएसटी के थ्रू चीजों को थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की गई है। उसके बाद है जीएसटी हेल्प इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज। अब जीएसटी आने से जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या बेसिक बेनिफिट हुआ है? एक तो बेसिक बेनिफिट ये हुआ है कि सिंपल स्ट्रक्चर हो गया है। दूसरा बेनिफिट ये हुआ है कि जब डिफरेंट टैक्सेस लगते थे तो टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था आपको, जिससे चीजें क्या हो जाती थी? कॉस्टली हो जाती थी। इट रिड्यूस द इन्फ्लेशन। कॉस्टली होती थी तो अब कम कॉस्ट आएगी, कंपैरेटिवली कम टैक्स होगा, तो कम टैक्स होगा तो प्राइसेस डाउन जाएंगे, प्राइसेस डाउन जाएंगे
तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीएसटी रिजाइन इज इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय विच बैकबोन सिस्टम, यानी कि जीएसटी रिजाइन जो है वो किसके थ्रू सपोर्टेड है, बैकबोन। तो सारा का सारा भाई ऑनलाइन सिस्टम पर बेस्ड है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप क्या कहोगे, कंप्रेहेंसिव आईटी सिस्टम पर बेस्ड है, कंप्रेहेंसिव आईटी सिस्टम पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमिनेटेड ड्यू टू जीएसटी, जीएसटी के आने के बाद किस चीज को एलिमिनेट कर दिया गया। भाई अगर मान लो मैंने मार्केट से क्या बाय किया है, मार्केट से बाय किया है, मान लो अनाज यानी कि व्हीट, गेहूं बाय किया है, अब मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे की, फिर आगे मैंने सेल कर दिया, आगे उसको फ्लोर बना दिया गया, आटा बना दिया गया, उसने फिर आगे जब सेल किया तो उसने भी उसके ऊपर टैक्स पे किया, जीएसटी तो बाद में आई है ना। फिर उसने आगे ब्रेड बनाई, ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा। तो जितनी बार भी एक माल को आगे जितनी बार भी सेल किया जा रहा था तो उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता चला जाता था, यानी कि चीजों के दाम बढ़ते चले जाते थे। उस टैक्स के ऊपर टैक्स लगने को ही क्या कहते हैं, कास्केडिंग। ठीक है, कास्केडिंग टैक्सेशन कहते हैं। कास्केडिंग खत्म हो गया है जीएसटी के आने के बाद, कि अब जो जीएसटी है उसका बर्डन किसके ऊपर जाता है, एंड यूजर के ऊपर। जो बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो पे तो करते हैं, लेकिन उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट के ऊपर क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो यहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना जीएसटी के अंदर, तो ये बेसिक बेनिफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री आर, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जो टैक्स रेट है, जीएसटी स्लैब्स हैं, वो कैसी हैं। तो आप क्या कहोगे, सब स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या है, सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म है। पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्सेस होते थे, अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे। तो अब क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी टैक्स स्लैब्स है, जैसे 5%, 12%, 40%, तो एक जैसी स्लैब्स है। अगला क्वेश्चन है, फॉर बैंक्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लायंस बर्डन अंडर जीएसटी इज, तो बैंकों के ऊपर बैंकों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है जीएसटी के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, और स्टेट्स अलग अलग है, डिफरेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एक कॉमन रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन हर स्टेट के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि बैंक तो हर एक स्टेट के अंदर बिजनेस करता है ना, तो हर स्टेट के लिए एक अलग से जीएसटी नंबर और उसके अकॉर्डिंग पे करना। तो यहां पर बैंक के ऊपर कंप्लायंसेज, कामकाज जो है वो बढ़ जाता है। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट, ये क्या है, बर्डन है कंप्लायंस का बैंक के ऊपर। अंडर जीएसटी बैंक मस्ट रिवर्स हाउ मच ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्लियर होगा। तो बैंक जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसका कितना परसेंट रिवर्स करना होता है, छोड़ना होता है बैंक को, तो 50%। तो जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उसका 50% ही वो ले पाते हैं, पूरा 100% नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उनको 50% रिवर्स करना होता है। विच इशू मेक्स द असेसमेंट एंड एडजुडिक्शन डिफिकल्ट फॉर बैंक्स अंडर जीएसटी, बैंकों के लिए जीएसटी में बैंकों के लिए आकलन निर्णय को कठिन बनाने वाला मुद्दा क्या है, मल्टीपल स्टेट अथॉरिटीज विद डिफरेंट ओपिनियंस। तो जो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है और अलग अलग अथॉरिटीज का अलग अलग क्या होता है, ओपिनियन होता है, ये बैंक के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। अंडर जीएसटी एक्शनेबल क्लेम्स, याद रखना टर्म है एक्शनेबल क्लेम्स, सच एज बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन आर ट्रीटेड एज। तो अगर मान लो ऐसे समझो कि मैं ए पर्सन हूं, मैं सेलर हूं, ठीक है, और मैंने किसको सेल किया है, बी को सेल किया है। ये कौन था, बायर था। और कितने का अमाउंट सेल किया है,
मैंने 1 लाख का माल सेल किया है और 3 मंथ के क्रेडिट पीरियड पर 3 मंथ के क्रेडिट पीरियड पर सेल किया है, लेकिन अचानक से मुझे पैसों की नीड पड़ गई, ये तो मुझे नहीं देगा 3 महीने पहले। तो इस कंडीशन में मैं किसके पास गया? बैंक के पास गया और बैंक ने मेरे मेरे मैंने जो इनवॉइस था वो इनवॉइस बैंक को दिखाया कि 3 महीने बाद पैसा मिलना है। तो ये इनवॉइस बैंक ने रख लिया और उसके बदले में मुझे 1 लाख में से माइनस कर दिया अपना कमीशन, बाकी का फॉर एग्जांपल 90,000 मुझे पे कर दिया। 90,000 क्या कर दिया? मुझे पे कर दिया। इससे मेरा भी काम चल गया। तो ये जो प्रोसेस थी ना, मैंने इनको बैंक को बिल दिया और बैंक ने फिर उसको उसमें से कुछ कमीशन लेस करके मेरे को बाकी का अमाउंट पे कर दिया, इसी को क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बैंक ने मुझे कोई माल तो नहीं बेचा, लेकिन ये प्रोसेस ही, ये बिल डिस्काउंटिंग की प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे कि बैंक ने मुझे सप्लाई ऑफ गुड्स की है। तो इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट किया जाएगा और इसके ऊपर भी मुझे क्या पे करनी होगी? जीएसटी पे करनी होगी। तो यही क्वेश्चन था कि एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखना है, बिल डिस्काउंटिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब यह है कि मान लो मैंने बैंक से लोन ले रखा था और बदले में कोलेटरल्स के फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे रखे थे और मैंने लोन डिफॉल्ट कर दिया, मैं लोन पे नहीं कर पा रहा हूं। उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? मेरी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगा कि अब भाई वो तो मेरे नाम से है ना, अब उनको अटैच करके एक नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा ताकि उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को सेल किया जा सके। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो अब इसमें भी जो वैल्यू बनी नई नई प्रॉपर्टी की, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ये कहना है यहां पर। ठीक है, तो इनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फीस, लोन प्रोसेसिंग, एटीएम, फंड ट्रांसफर। कई बार आप देखोगे एटीएम से पैसे विड्रॉल करो तो जो आपसे 25-26 रुपए चार्ज किए जाते हैं ना, तो उस स्लिप पर ध्यान से देखना, उसके ऊपर भी जीएसटी लिखा होगा कि स्टेट जीएसटी इतना है और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी इतना है। टैक्स बना होता है उसके ऊपर भी। ठीक है, लोन प्रोसेस करवाया उसके ऊपर भी, फीस के ऊपर भी टैक्स लगता है। आप फंड ट्रांसफर करते हो तो बैंक जो आपसे फीस चार्ज करता है उसके ऊपर भी टैक्स बनता है, तो जीएसटी बनती है। तो वहां पर भी लिखा होता है, ध्यान से देखोगे तो ये सब जो जीएसटी लगाई गई है इसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगता है? तो 18% लगता है। इन सभी ट्रांजैक्शंस पर 18% जीएसटी लगता है। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ जो नई अपडेट आई थी कि 22 सितंबर 2000 यानी कि 22 सितंबर ऑफ 2025 से जीएसटी स्लैब्स के अंदर काफी चेंज आए हैं और उन चेंज को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया है, जिसके अंदर हमने जो 12% की जो जीएसटी की स्लैब थी उसको खत्म ही कर दिया है और अब हमारे पास जो नई जीएसटी स्लैब्स रहेंगी वो 0%, 5% और 18% और 40%, ये जीएसटी स्लैब्स ही अब रहेंगी। 40%, 18%, 5% और 0%। तो कौन से आइटम्स कहां पर आ गए हैं, किसके ऊपर कितना है, वो सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें देख सकते हो। इसी पिक्चर को मैंने यहां पर इस साइड में कट करके थोड़ा सा जूम करके यहां पर लिखा है, तो अगर आपको ये फॉन्ट विजिबल है तो आप देख सकते हो कि जीएसटी 0% किस किस के ऊपर हो गया। तो जो भी इंडियन ब्रेड्स हैं, जिसको आप पराठा, रोटी कुछ भी कह लो, ठीक है, तो उन सब के ऊपर 0 कर दिया गया है। एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज बुक है, ग्राफ है, लेबोरेटरी नोटबुक्स हैं, मैप, पेंसिल, क्रेयॉन्स, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, इन सब के ऊपर, रोटी के ऊपर सब क्या कर दिया गया? 0 कर दिया गया है टैक्स। ठीक है, तो 5% किनके ऊपर हो गया है? 18% किसके ऊपर है? 40% सिन प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, यानी कि गुटखा, पान, तंबाकू, इनके ऊपर क्या होता है? और 40% होता है। और जो लग्जरी गुड्स हैं या लग्जरी जो
कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर 40% लागू होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कुछ आइटम्स। ठीक है, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।